कहते हैं हर इंसान के अंदर दो चेहरे होते हैं, एक वो जो दुनिया को दिखता है और दूसरा वो जो हालात उसको दिखाने पे मजबूर कर देते हैं। ऐसी ही एक कहानी जिमी नाम के इस वकील की है जो ईमानदारी से अपनी जिंदगी जीना चाहता है, लेकिन इसका भाई चक इसको कमाता खाता नहीं देख सकता, इसलिए वो हमेशा इसकी टांग खींचने में लगा रहता है। अब जिमी का एक ही फंडा है, जैसे को तैसा। अब आप खुद ही देख के बताओ आपको ये सीरीज कैसी लगी। इसका पहला सीजन मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएगा। जिसने भी नहीं देखा देख सकता है। सो ज्यादा बातें न करते हुए कहानी शुरू करते हैं। फर्स्ट एपिसोड में हमें फ्यूचर का सीन दिखाया जाता है, जहां पर जिमी ने मॉल में अपनी एक बेकरी खोली हुई थी। एक रात जिमी अपनी दुकान बंद करने के बाद वहां का सारा कचरा गार्बेज रूम में डालने के लिए चला जाता है, और जैसे ही वो डस्टबिन में कचरा डालता है, ठीक उसी वक्त पीछे से कोई गार्बेज रूम का दरवाजा बंद कर देता है। अब ये दरवाजा सिर्फ बाहर से ही खुल सकता था, यानी कि जिमी इस रूम के अंदर लॉक हो गया है। यह देखकर जिमी को बहुत ही गुस्सा आता है। तभी जिमी को उसी गार्बेज रूम में एक दूसरा दरवाजा भी दिखाई देता है, जो कि इमरजेंसी एग्जिट डोर था। लेकिन इस दरवाजे पर लिखा था कि इमरजेंसी डोर खोलने पर पूरे मॉल में इमरजेंसी अलार्म शुरू हो जाएंगे और थोड़ी ही देर में पुलिस यहाँ पर आ जाएगी। अब जिमी कोई भी पंगा मॉल नहीं लेना चाहता था, इसलिए वो इमरजेंसी डोर को नहीं खोलता और वहां पर गार्बेज रूम के खुलने का इंतजार करने लगता है। तभी थोड़ी देर इंतजार करने के बाद वहां पर एक वर्कर आता है और उस दरवाजे को खोल देता है, और दरवाजा खुलते ही जिमी वहां से बाहर चला जाता है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है। लास्ट सीजन में हमने देखा कि जिमी को डेविस और मेन नाम की एक लो कंपनी में जॉब मिल गई थी, और आज जिमी उसी कंपनी के ओनर क्लिफ से मिलने के लिए जाता है। क्लिफ के साथ साथ वहां पर हावर्ड और किम भी आए हुए थे। फिर जिमी उनके पास जाता है और क्लिफ से मिलता है। क्लिफ जिमी को अपनी कंपनी में लेना चाहता था, लेकिन जिमी क्लिफ को कुछ भी कहने से पहले किम से अकेले में बात करना चाहता था, इसलिए वो किम को क्लिफ और बाकी के लोगों से साइड में ले जाता है। जिमी किम से पूछता है कि अगर मैं इस कंपनी को ज्वाइन ना करूं तो फिर हमारे बीच का रिश्ता कैसा हो जाएगा। जिमी की बात सुनकर किम उसको कहती है कि चाहे तुम कोई भी काम करो, हमारा रिश्ता वैसे का वैसा ही रहेगा जैसा पहले था। ये बात सुनकर जिमी थोड़ा खुश हो जाता है। फिर जिमी जल्दी से क्लिफ के पास जाता है और उसको उसकी कंपनी ज्वाइन करने के लिए साफ साफ इनकार कर देता है। इसके बाद जब वो अपनी गाड़ी लेकर पार्किंग एरिया से बाहर जाने लगता है तो उसको वहां पर माइक मिलता है। फिर जिमी माइक से पूछता है कि तुम्हारे सामने 16 लाख डॉलर्स थे, तुमने वो क्यों नहीं लिए। फिर जिमी की बात सुनने के बाद माइक उसको कहता है क्योंकि तुमने मुझे उन पैसों को अपने पास संभालने का काम दिया था, इसलिए मैंने अपना काम किया। फिर जिमी कहता है कि मैंने उन 16 लाख डॉलर्स को ना लेकर गलती कर दी थी, लेकिन आज के बाद मैं ऐसी गलती कभी भी नहीं करूंगा। और इतना कहने के बाद जिमी वहां से चला जाता है। दरअसल अब जिमी ने अपने लॉयर के करियर को छोड़ने का प्लान बना लिया था और अब वो इलीगल काम करके बहुत सारे पैसे कमाना चाहता था। अगले सीन में हम माइक को देखते हैं। वो दोबारा से एक बिल्डिंग में जाकर प्राइस का इंतजार करता है। दरअसल अब माइक प्राइस के साथ मिलकर उसकी हर एक ड्रग डील के लिए जाने लगा था, लेकिन जब आज प्राइस माइक को लेने के लिए आता है तो माइक देखता है कि प्राइस आज एक बहुत ही महंगी गाड़ी लेकर आया है, जिसको देखकर माइक प्राइस को कहता है कि तुम्हें डील के लिए ये गाड़ी लेकर नहीं जाना चाहिए। लेकिन प्राइस माइक को साफ इनकार कर देता है और कहता है कि मैं इसी गाड़ी को लेकर जाऊंगा। फिर वो माइक को भी अपने साथ ले जाने से इनकार कर देता है, क्योंकि उसको लग रहा था कि मैं खुद की सेफ्टी खुद कर सकता हूँ, इसलिए माइक को अपने साथ ले जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। माइक भी प्राइस की बात सुनकर वहां से चला जाता है, क्योंकि उसको पता चल गया था कि प्राइस बहुत ही बड़ी मुसीबत में पड़ने वाला है। तभी कुछ देर बाद प्राइस अपनी गाड़ी लेकर ड्रग डीलिंग के लिए पहुंच जाता है, जहां कुछ ही देर बाद नाचो भी पैसे लेकर आ जाता है। नाचो प्राइस को पैसे तो दे देता है, लेकिन तभी वो प्राइस की गाड़ी देख लेता है और उसको वो गाड़ी बहुत ही पसंद आती है। फिर प्राइस नाचो को कहता है कि तुम मेरी गाड़ी में बैठकर भी देख सकते हो, और फिर वो खुद नाचो के दिए हुए पैसे गिनने के लिए चला जाता है। जैसे ही प्राइस नाचो को अकेला छोड़ता है, नाचो जल्दी से प्राइस की गाड़ी में पड़ा उसका ड्राइविंग लाइसेंस देख लेता है और उसको देखकर नाचो को प्राइस का असली नाम और उसका असली एड्रेस मिल जाता है। फिर प्राइस आकर नाचो को ड्रग्स देता है, जिसको लेने के बाद नाचो वहां से चला जाता है
अब प्राइस को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि उसने कितनी बड़ी गड़बड़ कर दी है। दूसरी तरफ जिमी एक पूल में मजे कर रहा था, तभी उसके पास किम आती है और जिमी को डेविस और मेन ज्वाइन करने के लिए कहती है। किम की बात सुनकर जिमी उसको कहता है कि मैं अब लॉयर नहीं हूँ। फिर किम जिमी को समझाने के लिए उसको एक रेस्टोरेंट में लेकर जाती है और पूछती है कि आखिर तुम डेविस और मेन को क्यों ज्वाइन नहीं करना चाहते। जिमी कहता है कि मुझे पता चल गया है कि मुझे मेरी जिंदगी में क्या करना है और मुझे ये भी पता चल गया है कि मुझे कभी भी लॉयर नहीं बनना था। मैं लॉयर मेरी खुशी के लिए नहीं बल्कि चक की खुशी के लिए बना था, इसलिए अब मैं सब कुछ छोड़ रहा हूँ। जिमी की बात सुनकर किम उसको बहुत ही समझाने की कोशिश करती है, लेकिन जिमी ने डिसाइड कर लिया था कि अब वो लॉयर का काम बिल्कुल भी नहीं करने वाला। तभी जिमी की नजर उसी रेस्टोरेंट में एक आदमी पर पड़ती है जिसकी बातों से लग रहा था कि वो एक स्टॉक मार्केट में एक्सपर्ट है और इस समय वो रेस्टोरेंट में बैठकर लोगों को टिप्स दे रहा था। तभी जिमी को एक आइडिया आता है और वो किम को अपने साथ उस आदमी के पास ले जाता है, क्योंकि वो किम को दिखाना चाहता था कि उसके पास और भी बहुत तरीके हैं जिससे वो अपनी लाइफ को मजे के साथ जी सकता है। फिर वो स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट के पास जाकर अपना नाम केन बताता है और कहता है कि मेरे पिताजी हमारे लिए $14 लाख छोड़कर गए हैं और मैं उन $14 लाख को ब्लू चिप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। फिर केन जिमी की बात सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि उसको लग रहा था कि उसके हाथ में एक बहुत बड़ी मछली फंस गई है, लेकिन उसको ये बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अब उसके ही साथ स्कैम होने वाला है। फिर केन जिमी और किम के साथ अच्छे से बातचीत करने के लिए उनको एक प्राइवेट रूम में लेकर जाता है और उनको वहां की महंगी से महंगी ड्रिंक पिलाता है। अब जिमी और किम दोनों दबाकर ड्रिंक करते हैं, क्योंकि यही तो उनका प्लान था। अब वो केन को अपनी बातों में पूरी तरह से उलझा लेते हैं और उसको विश्वास दिला देते हैं कि इनके पास सच में $14 लाख है। फिर केन जिमी और किम को अपना कॉन्ट्रैक्ट नंबर देता है ताकि इन्वेस्टमेंट करते वक्त वो लोग उसको कॉल करें। फिर नंबर लेने के बाद जिमी और किम जल्दी से रेस्टोरेंट से बाहर आ जाते हैं। इस समय जिमी बहुत ही ज्यादा खुश था, क्योंकि उसने एक और आदमी को बहुत ही आसानी से चूना लगा दिया था। तभी रेस्टोरेंट में जब केन ड्रिंक का बिल देखता है तो वो बहुत ही ज्यादा हैरान रह जाता है, क्योंकि जितना उसने सोचा था बिल उससे भी कहीं ज्यादा था, क्योंकि इसमें जिम का पहले वाला बिल भी जोड़ दिया गया था जो उसने केन से मिलने से पहले ड्रिंक की थी। आज जिमी ने भी किम को पहली बार इतना खुश देखा था। फिर किम जिमी को एक किस कर देती है, क्योंकि जिमी ने उसकी आज की रात बहुत ही स्पेशल बना दी थी। फिर आज रात जिमी रात बिताने के लिए किम के ही घर पर सो जाता है। तभी अगले दिन किम जल्दी से अपने ऑफिस के लिए तैयार हो जाती है। फिर जिमी उसके पास आता है और पूछता है कि क्या कल रात की तरह हम हर रोज वैसा ही कर सकते हैं, लेकिन किम जिमी को साफ साफ इनकार कर देती है और कहती है कि जो कल रात हमने किया वैसा हर रोज करना इम्पॉसिबल है। और ये बात सुनकर जिमी थोड़ा उदास हो जाता है। फिर किम अपने ऑफिस में जाने के लिए निकल जाती है और जिमी भी अपने काम के लिए निकल जाता है। अगले सीन में हम प्राइस को देखते हैं जो अपने घर पर पुलिस बुला लेता है, क्योंकि उसके घर पर चोरी हो गई थी। फिर प्राइस पुलिस ऑफिसर को बताता है कि कल रात मेरे घर पर चोरी हो गई और चोरों ने मेरे बहुत ही महंगे बेसबॉल कार्ड्स के कलेक्शन को चोरी कर लिया है और उन्होंने मेरे काफी सारे पैसे भी चुरा लिए हैं। प्राइस की बात सुनकर ऑफिसर प्राइस से पूछता है कि तुम्हारे पास कितने पैसे थे जो चोरी हो गए हैं। ऑफिसर की बात सुनकर प्राइस उनको अपने पैसों के बारे में कुछ भी नहीं बताता, क्योंकि अगर वो अपने पैसों के बारे में बताता तो पुलिस वालों को उस पर शक हो जाता कि वो ड्रग्स की डीलिंग करता है। लेकिन पुलिस ऑफिसर्स को तो प्राइस पर पहले से ही शक हो गया था, क्योंकि वो एक मामूली सी फार्मा कंपनी में जॉब किया करता था और बावजूद इसके उसके घर के बाहर एक ब्रांड न्यू हमर खड़ी थी, जो कि एक नॉर्मल सी कंपनी में काम करने वाले एक मामूली से एम्प्लॉय के लिए खरीदना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। फिर प्राइस अपने बेसबॉल कार्ड्स कलेक्शन की एक लिस्ट लेने के लिए दूसरे रूम में चला जाता है। तभी ऑफिसर प्राइस के घर पर एक सोफा देखते हैं जिसको अपनी जगह से हटाया हुआ था। फिर ऑफिसर जल्दी से उस सोफा को दीवार से दूर कर देते हैं। तभी उनको दीवार के नीचे एक सीक्रेट जगह दिखाई देती है, जिसको देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे प्राइस यहाँ पर कोई जरूरी सामान छुपाता होगा। अब पुलिस वालों को उस पर और भी ज्यादा शक हो जाता है कि जरूर वो यहाँ पर ड्रग्स जैसी चीजें छुपाता होगा, लेकिन फिलहाल ऑफिसर उससे इस बारे में कोई भी बात नहीं करते और उसकी चोरी की रिपोर्ट लिखकर वहां से चले जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं जिमी पूल में मजे कर रहा था, लेकिन तभी उसको अपने सामने एक मोटा अमीर आदमी दिखाई देता है। अब जिमी किम को कॉल करके दोबारा से उस मोटे आदमी के साथ स्कैम करने के बारे में सोच
सोचता है, लेकिन वो किम को फोन नहीं करता क्योंकि उसको भी कहीं न कहीं समझ में आ गया था कि हर रोज ये काम करने से उसका गुजारा नहीं चलने वाला। इसलिए जिमी डेविस और मेन ज्वाइन करने का फैसला करता है और उसी दिन डेविस और मेन कंपनी में चला जाता है। वहां पर जाने के बाद क्लिफ उसका बहुत ही अच्छे से वेलकम करता है क्योंकि वो उसके यहाँ पर ज्वाइन करने से बहुत ही ज्यादा खुश भी था। क्लिफ के अलावा बाकी के एम्प्लॉयज भी जिमी का काफी अच्छे से वेलकम करते हैं। फिर जब जिमी अपना ऑफिस देखता है तो अपने ऑफिस को देखकर वो बहुत ही ज्यादा हैरान रह जाता है क्योंकि जितना उसने सोचा था ये ऑफिस उससे भी कहीं ज्यादा बड़ा था। तभी जिमी के पास उसका असिस्टेंट आता है जिसका नाम ओमर है। ओमर जिमी को बताता है कि कंपनी आपको एक ब्रांड न्यू कार भी देने वाली है। अब ये बात जानकर वो और भी ज्यादा खुश हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। सेकंड एपिसोड में हम चक को देखते हैं। वो अपने घर में पियानो बजाने की प्रैक्टिस कर रहा था। तभी वहां पर हैमलिन भी आ जाता है जो कि उसके खाने पीने का सामान लेकर आया था। तभी मौका देखकर चक हैमलिन से जिमी के बारे में पूछ लेता है क्योंकि चक काफी वक्त से जिमी से नहीं मिला था। जिमी का नाम सुनकर हैमलिन चक को कहता है कि जिमी डेविस और मेन में काम करता है क्योंकि क्लिफ ने खुद जिमी को डेविस और मेन में रखा है। दरअसल वो चाहता है कि सैन पाइपर के केस को कोई ऐसी अटर्नी हैंडल करे जो लोगों के साथ मिलना जुलना जानता हो और जिमी इसमें माहिर है क्योंकि जब क्लिफ ने सैन पाइपर के रेजिडेंट से बात की तो वहां पर रहने वाले सभी बूढ़े जिमी का नाम ले रहे थे। इसलिए क्लिफ ने जिमी को अपनी कंपनी में रख लिया। हैमलिन की बात सुनकर चक काफी ज्यादा हैरान रह जाता है क्योंकि उसको इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। तभी चक हैमलिन से पूछता है कि क्या तुमने क्लिफ को जिमी के बारे में सब कुछ बता दिया। हैमलिन कहता है मैंने जिमी के बारे में क्लिफ को पहले से ही सब कुछ बता दिया था, लेकिन फिर भी वो जिमी को अपनी कंपनी में रखने के लिए तैयार हो गया। फिर वो बताता है कि क्लिफ को किम ने कहा था कि वो जिमी को अपनी कंपनी में रख ले और ये बातें बताने के बाद वो वहां से चला जाता है। लेकिन जाने से पहले चक हैमलिन को कहता है कि मैं अगले हफ्ते से काम पर वापस आ रहा हूँ और ये जानकर हैमलिन काफी ज्यादा खुश हो जाता है। अगले सीन में हम HHM कंपनी को देखते हैं जहां पर आज HHM और डेविस और मेंस कंपनी के बीच में सैंड पाइपर कंपनी को लेकर मीटिंग होने वाली थी और इस मीटिंग में आज जिमी भी आने वाला था। इसलिए किम जिमी की सीट अपनी पास वाली सीट से पलट देती है ताकि मीटिंग के दौरान जिमी किम के साथ बैठ सके। अब किम का ये प्लान काम कर जाता है और मीटिंग के दौरान जिमी किम के पास वाली सीट पर ही बैठ जाता है। मीटिंग के बाद किम और जिमी दोनों कंपनी से बाहर बातें करने के लिए चले जाते हैं और वहां पर जाने के बाद जिमी किम को बताता है कि डेविस और मेन ने मुझे कार और एक पर्सनल घर रहने के लिए दिया है और वो लोग अपने एम्प्लॉइज का HHM से भी ज्यादा बल्कि बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं। अब जिमी की बात सुनने के बाद किम बहुत ही हैरान रह जाती है, लेकिन वो जिमी के लिए खुश भी थी क्योंकि जिमी की लाइफ धीरे धीरे पटरी पर जो आ रही थी। तभी किम जिमी को गिफ्ट में एक कॉफी कप देती है और जिमी को किम का ये गिफ्ट बहुत ही पसंद आता है। फिर वहां से जिमी अपने सैलून वाले ऑफिस में चला जाता है जहां पर उसका पुराना ऑफिस था। लेकिन थोड़ी ही देर बाद डेविस और मेंस कंपनी द्वारा भेजी हुई एक ब्रांड न्यू कार उसके लिए आ जाती है जिसको देखकर जिमी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और फिर वो अपनी पुरानी कार को जंक यार्ड में बेच देता है। अगले सीन में हम माइक को देखते हैं। वो पुलिस के पार्किंग एरिया में अपना काम कर रहा था। तभी वहां पर प्राइस भी आ जाता है, लेकिन उसको नहीं पता था कि माइक भी यहीं पर नौकरी करता है। इसलिए जब प्राइस माइक को देखता है तो वो बहुत ही ज्यादा हैरान रह जाता है। अब प्राइस को पुलिस स्टेशन में जाते हुए देखकर माइक प्राइस से पूछता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या करने आए हो। फिर प्राइस माइक को बताता है कि मैं पुलिस स्टेशन में जा रहा हूँ। अब पुलिस स्टेशन का नाम सुनने के बाद माइक थोड़ा परेशान हो जाता है। फिर वो प्राइस से सारी बात जानने के लिए उसकी गाड़ी में बैठ जाता है। फिर माइक प्राइस को कहता है कि तुम मुझे अब पूरी बात बताओ कि तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ जो तुम्हें पुलिस स्टेशन में जाना पड़ रहा है। फिर प्राइस माइक को बताता है कि कुछ दिन पहले मेरे घर में चोरी हो गई थी और जो भी चोर था वो ड्रग्स के साथ साथ मेरे बहुत ही कीमती बेसबॉल कार्ड्स की कलेक्शन भी ले गया। मुझे ड्रग्स की बिल्कुल भी चिंता नहीं है, लेकिन मैं पुलिस की हेल्प लेकर मेरे बेसबॉल कार्ड्स की कलेक्शन को जल्दी से जल्दी ढूंढना चाहता हूं क्योंकि उनमें से कुछ कार्ड्स मेरे डैड्स के दिए हुए थे। प्राइस की बात सुनने के बाद माइक उसको कहता है कि तुमने पुलिस को अपने घर पर बुलाकर बहुत बड़ी गलती कर दी क्योंकि उनको अब तुम पर शक हो गया होगा कि जरूर तुम कुछ गलत काम करते हो और एक यही कारण है कि उन्होंने तुम्हें पूछताछ करने के लिए पुलिस स्टेशन में बुलाया है और अगर तुम पकड़े गए तो तुम्हारे साथ साथ मैं भी फंस जाऊंगा। इसलिए उन बेसबॉल कार्ड्स को ढूंढने में मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। तुम्हें पुलिस के पास जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। माइक की बात सुनने के बाद प्राइस को उसकी बात सही लगती है। फिर वहां से जाने से पहले माइक प्राइस को समझाता है कि अगर तुम्हारे पास अगली बार पुलिस का फोन आए तो तुम फोन उठाना ही मत
बाद और ये सलाह देने के बाद वो वापस से अपने काम पर लौट जाता है। तभी हम जिमी को देखते हैं जो अपने ऑफिस में बैठकर सैंडपाइपर रेजिडेंट्स के सारे डॉक्यूमेंट्स देख रहा था। तभी वो गौर करता है कि उन डॉक्यूमेंट्स में सैंडपाइपर वालों ने वहां पर रहने वाले लोगों के लिए कुछ जरूरी रूल्स भी लिखे हुए थे जो कि बिल्कुल भी सही नहीं थे। फिर जिमी ये बात जाकर क्लिफ को भी बता देता है। जिमी की इन्फॉर्मेशन के बारे में सुनकर क्लिफ जिमी की काफी तारीफ करता है क्योंकि जिमी अपना काम बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहा था। दूसरी तरफ माइक नाचो की दुकान पर जाता है जो कि कार के इंटीरियर्स को चेंज करने का काम करते थे। माइक वहां पर नाचो के डैड से मिलता है लेकिन उनको नाचो के बारे में कुछ भी पता नहीं था कि वो कौन सी गैंग के लिए काम कर रहा है। तभी नाचो भी माइक को अपनी दुकान पर देख लेता है और काफी ज्यादा हैरान रह जाता है। फिर नाचो माइक से अकेले में बात करने के लिए बाहर आ जाता है। फिर बाहर जाकर माइक नाचो को कहता है कि तुम्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि तुम्हारा पाला कितने बड़े गधे से पड़ा है। मैं यहाँ पर प्राइस के बेसबॉल कार्ड्स का कलेक्शन वापस लेने के लिए आया हूँ क्योंकि मुझे पता है कि वो तुम्ही ने चोरी किए हैं। फिर वो बताता है कि प्राइस ने अपने बेसबॉल कार्ड्स की चोरी होने की रिपोर्ट पुलिस में लिखवा दी है जिसके कारण पुलिस को उस पर शक हो गया है कि वो ड्रग्स की डीलिंग करता है। इसलिए इस बात से तुम्हें और मुझे दोनों को ही खतरा है। अब नाचो माइक की सारी बात सुन तो लेता है लेकिन वो माइक को इग्नोर करके वहां से जाने लगता है क्योंकि नाचो को लग रहा था कि पुलिस उसको कभी भी पकड़ नहीं पाएगी। फिर माइक नाचो को कहता है कि अगर पुलिस ने प्राइस की और छानबीन की तो मिजो को भी तुम्हारे बारे में पता चल जाएगा और अगर मिजो को तुम्हारे बारे में पता चला तो वो तुम्हें मारने में बिल्कुल भी देर नहीं करेगा क्योंकि तुम उसके पीठ पीछे से सौदेबाजी करते हो। अब माइक की बात सुनकर नाचो समझ जाता है कि प्राइस को बेसबॉल कार्ड्स देने में ही भलाई है, इसलिए नाचो प्राइस की बेसबॉल कार्ड्स की कलेक्शन देने के लिए चला जाता है। अब मामला सुलझाने के लिए प्राइस नाचो को अपनी ब्रांड न्यू हमर कार दे देता है और बदले में नाचो प्राइस को उसके बेसबॉल कार्ड्स की कलेक्शन दे देता है। वो अपने बेसबॉल कार्ड्स पाकर इतना खुश हो जाता है कि वो माइक को भी $10,000 दे देता है। तभी नाचो प्राइस को अपने पास बुलाता है और कहता है कि आज के बाद हमारे बीच में कोई भी धंधा नहीं होगा और इतना कहने के बाद नाचो अपने लड़कों को साथ लेकर वहां से चला जाता है। अब कहानी जाती है HHM और डेविस और मेंस की मीटिंग में जिसमें एरिन नाम की एक अटर्नी मीटिंग में बताती है कि हमने सैंडपाइपर से वहां पर रहने वाले रेजिडेंट्स के डॉक्यूमेंट्स मंगवाए हैं और उन्होंने हमें डॉक्यूमेंट्स भेज तो दिए हैं लेकिन वो किसी भी काम के नहीं हैं। तभी जिमी बीच में ही बोल पड़ता है और बताता है कि सैंडपाइपर के सभी रेजिडेंट्स के पास अपने अपने डॉक्यूमेंट्स की हार्ड कॉपी है और हमें उनसे वो हार्ड कॉपी मिल जाएगी। जिस समय जिमी बोल रहा था ठीक उसी समय चक भी वहां पर आ जाता है और जैसे ही चक वहां पर आता है कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे सभी लोगों से इलेक्ट्रिक डिवाइस ले लिए जाते हैं। फिर उन सभी इलेक्ट्रिक डिवाइसेस को बाहर ले जाने के बाद चक कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर बैठ जाता है और मीटिंग अटेंड करता है लेकिन चक के आने के बाद जिमी बोलने में थोड़ा हिचकिचाने लगता है। फिर जिमी के साथ बैठी किम उसको बोलने का हौसला देती है जिसके बाद जिमी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ दोबारा से मीटिंग में अपने पॉइंट्स रखना शुरू कर देता है। अब मीटिंग के बाद जिमी के पास माइक का फोन आता है क्योंकि माइक जिमी को प्राइस का अटर्नी रखना चाहता था और उसको इस केस के कबाड़े से बाहर निकालना चाहता था। अब जिमी भी माइक की बात मान लेता है और प्राइस का अटर्नी बन जाता है। फिर वो प्राइस को साथ लेकर पुलिस स्टेशन जाता है जहां पर ऑफिसर प्राइस से पूछताछ करने लगते हैं लेकिन तभी प्राइस ऑफिसर्स को कहता है कि मैं इस केस को बंद करवाना चाहता हूं क्योंकि मुझे मेरे कार्ड्स मिल गए हैं। मैंने किसी से हेल्प ली और उसने मेरे कार्ड्स वापस लाकर दे दिए। फिर जिमी प्राइस को रूम से बाहर भेज देता है। प्राइस के जाने के बाद जिमी ऑफिसर्स को कहता है कि मुझे पता है कि आपको प्राइस के घर पर एक सीक्रेट जगह मिली है जिस वजह से आपको उसके ऊपर शक हो गया है कि वो किसी तरह की ड्रग डीलिंग्स करता है लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर वो बताता है कि प्राइस का एक बहुत ही अमीर आर्ट गुरु भी है और प्राइस उसके लिए कुछ प्राइवेट वीडियोस बनाता है और वही वीडियोस वो अपने घर की सीक्रेट जगह पर छुपा देता है। फिर एक दिन प्राइस की अपने आर्ट गुरु के साथ लड़ाई हो गई जिस वजह से उसने प्राइस के घर में से उसके बेसबॉल कार्ड्स की कलेक्शन चुरा ली लेकिन बाद में उनके बीच में रिश्ते ठीक हो गए इसलिए प्राइस के आर्ट गुरु ने प्राइस के बेसबॉल कार्ड कलेक्शन वापस कर दिए। अब ऑफिसर को भी जिमी की कहानी पर विश्वास हो जाता है और फिर वो प्राइस का केस बंद कर देते हैं। तभी रात को जिमी किम के घर पर जाता है और जब जिमी किम को बताता है कि मैंने एक नकली कहानी बनाकर मेरे क्लाइंट को जेल जाने से बचा लिया तो किम बहुत ही खुश हो जाती है लेकिन जब जिमी किम को बताता है कि उसके लिए मुझे एक वीडियो भी बनानी पड़ी थी तो किम जिमी पर गुस्सा करने लगती है
क्योंकि उसका मानना था कि अपने क्लाइंट को बचाने के लिए सबूतों के साथ छेड़छाड़ करना बहुत ही गलत है, और अगर उसके बारे में डेविस और मेंस में पता चल गया तो तुम्हें नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। किम जिमी को इस बात के लिए काफी डांट लगाती है क्योंकि उसने जो कुछ भी किया था वो बिल्कुल सही नहीं था। फिर किम जिमी से कहती है कि आज के बाद तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करोगे क्योंकि तुम्हें बहुत ही अच्छी कंपनी में नौकरी मिली है, इसलिए तुम सिर्फ अपनी नौकरी पर ध्यान दो। अब जिमी भी किम की ये बात मान लेता है और कहता है कि मैं आज के बाद कभी भी सबूतों के साथ खिलवाड़ नहीं करूंगा। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि कभी ना सुधरने वाला जिमी कौन कौन से सबूतों के साथ खिलवाड़ करता है। एपिसोड 3 में हम जिमी को देखते हैं। वो एक सड़क के किनारे खड़ा हुआ था। तभी जिमी के पास सैंड पाइपर रेजिडेंट की बस आकर रुकती है। दरअसल जिमी ने उस बस वाले को वहां पर रोकने के पैसे दिए थे, इसलिए ड्राइवर बस खराब होने का बहाना बनाकर जिमी के पास बस रोक लेता है। तभी जिमी मौका देखकर बस के अंदर चला जाता है। अंदर जाकर जिमी की मुलाकात आल्मा नाम की एक बुजुर्ग औरत से होती है जिसने डेविस एंड मेन के भेजे हुए लेटर का जवाब दिया था। दरअसल उस लेटर में सैंड पाइपर के खिलाफ कार्रवाई की जानकारी थी और पूरे ओल्ड एज होम में सिर्फ आल्मा ने ही उस लेटर का जवाब दिया था। इसलिए आज जिमी सैंड पाइपर क्रॉसिंग के रेजिडेंट्स को उस स्कैम के बारे में बताने आया था जो सैंड पाइपर उनके साथ कर रहा है। जिमी बस में मौजूद सभी बुजुर्ग लोगों को बताता है कि सैंड पाइपर वाले आपके साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। वो आपको कम कीमत वाली चीजें ज्यादा पैसों में दे रहे हैं जो साफ तौर पर एक स्कैम है, इसलिए आप इसके खिलाफ अपनी आवाज उठा सकते हैं और इसमें मैं भी आपकी मदद करूंगा। जिमी की बात सैंड पाइपर रेजिडेंट के सभी बुजुर्ग लोगों को अच्छी लगती है, इसलिए बस में मौजूद 24 बुजुर्ग लोग सैंड पाइपर के खिलाफ अपने अपने नोटिस दे देते हैं। इसके बाद हमें HHM और डेविस एंड मेन के बीच एक मीटिंग दिखाई जाती है जहां जिमी सभी से कहता है कि सैंड पाइपर के 200 से भी ज्यादा रेजिडेंट्स हमारा साथ देने के लिए तैयार हैं और पिछले ही हफ्ते मैंने 24 लोगों को हमारे साथ जोड़ लिया है जो अब सैंड पाइपर के खिलाफ हैं। जिमी की बात सुनकर वहां बैठे चक को कुछ अजीब लगता है। वो जिमी से कहता है कि सैंड पाइपर वाले हमें अपने ओल्ड एज होम में जाने ही नहीं दे रहे हैं, तो फिर आखिर तुमने 24 नए लोगों को हमारे साथ कैसे जोड़ लिया? चक की बात सुनकर जिमी कुछ देर के लिए शांत हो जाता है क्योंकि अगर उसने मीटिंग में ये बता दिया कि उसने सैंड पाइपर रेजिडेंट की बस रोकी थी तो ये बात जानकर सब बहुत ज्यादा गुस्सा करेंगे, इसीलिए जिमी झूठ बोल देता है। वो कहता है कि मैं सैंड पाइपर की रेजिडेंट ओल्मा से मिला था और फिर ओल्मा ने स्कैम के बारे में अपने साथ रहने वाले सभी लोगों को बता दिया, जिसके बाद 24 और लोग अपना हक पाने के लिए हमारे साथ जुड़ गए। लेकिन वहां बैठी किम को भी पता होता है कि जिमी झूठ बोल रहा है, इसीलिए वो जिमी से नाराज हो जाती है क्योंकि किम चाहती थी कि जिमी सारे काम लीगल तरीके से करे। जिमी भी किम के रिएक्शन को देखकर समझ जाता है कि किम उससे नाराज हो गई है, इसलिए वो मीटिंग में सबके सामने कह देता है कि मैं दोबारा किसी और लीगल तरीके से सैंड पाइपर क्रॉसिंग के रेजिडेंट्स को हमारे साथ जोड़ने की कोशिश करूंगा। फिर मीटिंग खत्म होने के बाद जिमी किम के पास जाता है। किम जिमी से काफी ज्यादा नाराज होती है। वो जिमी से कहती है कि सैंड पाइपर क्रॉसिंग एक बहुत बड़ा केस है, लेकिन तुम आग से खेलने जैसा काम कर रहे हो। अगर क्लिफ को ये पता चल गई कि तुमने सैंड पाइपर क्रॉसिंग की बस रुकवाकर उनके रेजिडेंट से पेपर पर साइन करवाए थे तो क्लिफ तुम्हें इस कंपनी से निकाल देगा। इतना कहने के बाद किम वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ हम माइक को देखते हैं। वो स्टेसी के घर पर आता है और उसे कुछ पैसे देता है ताकि स्टेसी का 1 महीने का घर खर्च चल सके। तभी माइक देखता है कि स्टेसी काफी परेशान लग रही है। ये देखकर माइक स्टेसी से पूछता है कि तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो। इस पर स्टेसी माइक को बताती है कि परसों रात मैंने अपने घर के बाहर गोली चलने की आवाज सुनी थी जो घर से थोड़ी दूरी से आ रही थी, लेकिन कल रात फिर से मैंने 3 गोली चलने की आवाज सुनी जो घर के काफी पास से आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई घर के अंदर की तरफ गोलियां चला रहा हो। स्टेसी की बात सुनकर माइक भी थोड़ा परेशान हो जाता है क्योंकि माइक स्टेसी और अपनी पोती कैली को हर हाल में सुरक्षित रखना चाहता है। तभी माइक स्टेसी से पूछता है कि क्या तुमने इसके बारे में पुलिस को बताया? माइक की बात सुनकर स्टेसी कहती है कि मैंने पुलिस को गोली चलने की आवाज के बारे में जानकारी दी थी, लेकिन पुलिस वाले मेरे बताने के 1 घंटे बाद आए।
उस समय उन्हें घर के आसपास कुछ भी नहीं मिला। इसके बाद हम दोबारा जिमी को देखते हैं। वो अपने ऑफिस में सैंड पाइपर के रेजिडेंट्स बढ़ाने के तरीकों के बारे में सोच रहा होता है। तभी जिमी को टीवी एड चलाने का आइडिया आता है, जिसको जिमी सैंड पाइपर क्रॉसिंग के हर ओल्ड एज होम के टीवी पर चलाएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये पता चल सके कि सैंड पाइपर वाले उनके साथ कितना बड़ा स्कैम कर रहे हैं। इसके बाद जिमी जल्दी से क्लिफ के पास जाता है और क्लिफ से कहता है कि हमने सैंड पाइपर क्रॉसिंग के सभी ओल्ड एज होम्स में लेटर्स भेजे हैं, लेकिन सिर्फ 1 या 2 लोगों के ही जवाब आए हैं। इसका मतलब ये है कि सैंड पाइपर क्रॉसिंग वाले हमारे भेजे हुए लेटर्स रेजिडेंट्स तक पहुंचने ही नहीं दे रहे। इसलिए मैं चाहता हूं कि हमें एक टीवी एड चलानी चाहिए, ताकि रेजिडेंट्स को सैंड पाइपर की असली सच्चाई पता चल सके। जिमी की बात सुनकर क्लिफ जिमी से कहता है कि हमने पहले भी एक केस के दौरान एड रन की थी, लेकिन उस बात को काफी समय हो गया है, इसलिए कल हम एक मीटिंग में तुम्हारी टीवी एड के बारे में डिस्कस करेंगे। और इतना कहने के बाद क्लिफ वहां से चला जाता है। लेकिन माइकल क्लिफ के फैसले का इंतजार नहीं करता। वो सैंड पाइपर क्रॉसिंग की एक बुजुर्ग महिला के घर पर टीवी एड बनाने के लिए चला जाता है। माइकल अपने साथ 2 कैमरामैन भी लेकर जाता है और उन्हें अपने एड का आइडिया समझाता है। दूसरी तरफ उसी रात माइक स्टेसी के घर के बाहर रुकता है, ताकि वो पता लगा सके कि पिछले 2 दिनों से उसके घर के बाहर कौन गोली चला रहा है। इस बारे में स्टेसी को कुछ भी पता नहीं था। माइक पूरी रात स्टेसी के घर के बाहर रहता है, लेकिन उस रात एक भी गोली नहीं चलती। इसलिए अगली सुबह माइक अपने काम पर चला जाता है। थोड़ी देर बाद माइक के पास दोबारा स्टेसी की कॉल आती है। वो माइक को अपने घर आने के लिए कहती है। माइक जल्दी से स्टेसी के घर पहुंच जाता है। वहां स्टेसी माइक को अपने घर की दीवार का एक कोना दिखाती है जो टूटा हुआ था। उसे दिखाते हुए स्टेसी माइक से कहती है कि ये गोली का निशान है, क्योंकि कल रात फिर से 3 गोलियां चली थीं, जैसे पिछले 3 दिनों से लगातार चल रही हैं। स्टेसी की बात सुनकर माइक थोड़ा परेशान हो जाता है, क्योंकि कल रात वो पूरी रात स्टेसी के घर के बाहर था और उसने एक भी गोली की आवाज नहीं सुनी थी। इसी के साथ माइक समझ जाता है कि ये सब स्टेसी का वहम है, और अगर स्टेसी इस घर में कुछ दिन और रही तो वो पूरी तरह मानसिक रूप से परेशान हो जाएगी। इसलिए माइक स्टेसी को कहीं और शिफ्ट होने के लिए कहता है। इसके बाद हम दोबारा जिमी को देखते हैं। जिमी अपनी टीवी एड बना चुका होता है। उसी रात किम भी जिमी का घर देखने के लिए उसके पास आती है। किम को जिमी का घर काफी पसंद आता है। उसी समय जिमी किम को अपनी बनाई हुई एड दिखाता है। किम जब जिमी की बनाई हुई एड देखती है तो पहले उसे यकीन ही नहीं होता, क्योंकि जिमी ने जो एड बनाई थी वो बहुत प्रोफेशनल लग रही थी और साथ ही काफी अच्छी भी थी। तभी किम जिमी से पूछती है कि क्या तुमने इस एड को क्लिफ को दिखाया। किम की बात सुनकर जिमी किम से झूठ बोल देता है और कहता है कि मैंने क्लिफ को भी ये एड दिखा दी है और उसे भी ये एड काफी पसंद आई है। ये सुनकर किम काफी खुश हो जाती है, क्योंकि उसे लगने लगता है कि अब शायद जिमी अपने काम को गंभीरता से लेने लगा है। इसके बाद अगले दिन जिमी अपने ऑफिस चला जाता है। फिर जिमी अपनी एड दिखाने के लिए क्लिफ के ऑफिस की तरफ जाने लगता है, लेकिन कुछ सोचने के बाद जिमी क्लिफ के ऑफिस में नहीं जाता और वापस अपने ऑफिस में आ जाता है। अपने ऑफिस आकर जिमी एक टीवी चैनल वाले से बात करता है और अपनी एड को सीधे टीवी पर चला देता है। जैसे ही एड चलती है उसी समय बहुत सारे सैंड पाइपर क्रॉसिंग के रेजिडेंट्स डेविस एंड मेन में कॉल करना शुरू कर देते हैं। देखते ही देखते इतनी ज्यादा कॉल आने लगती हैं कि उन्हें संभालना भी मुश्किल हो जाता है। ये देखकर जिमी काफी खुश हो जाता है, क्योंकि जितना उसने सोचा था उसकी एड उससे भी कहीं ज्यादा अच्छा रिजल्ट दे रही थी। इसके बाद उसी रात जिमी और किम दोनों साथ बैठकर मूवी देख रहे होते हैं। तभी जिमी के पास क्लिफ की कॉल आती है। जिमी को लगता है कि क्लिफ उसकी तारीफ करेगा, लेकिन जिमी ने जो सोचा था उसका बिल्कुल उल्टा हो जाता है। क्लिफ एड चलाने को लेकर जिमी पर काफी गुस्सा करता है, क्योंकि जिमी ने एड चलाने से पहले एक बार भी कंपनी के पार्टनर से बात करने की कोशिश नहीं की थी। फिर क्लिफ जिमी से कहता है कि कल सुबह 8 बजे तुम मेरे ऑफिस आना। इतना कहने के बाद क्लिफ कॉल काट देता है। इसके बाद जिमी वापस किम के पास आता है। वो किम को ऐसा दिखाने की कोशिश करता है जैसे क्लिफ ने उसकी एड के काम की तारीफ की हो। अगले सीन में हम देखते हैं माइक एक डॉक्टर के पास जाता है। दरअसल इसी डॉक्टर ने पहले माइक को प्राइस के साथ काम दिलवाया था। अब क्योंकि प्राइस ने अपना काम छोड़ दिया था
इसलिए माइक को दोबारा काम की जरूरत थी। इसलिए माइक डॉक्टर से कहता है कि मुझे काम चाहिए। माइक की बात सुनकर डॉक्टर कहता है कि जैसे ही मेरे पास कोई काम आएगा मैं तुम्हें काम के बारे में बता दूंगा। फिर उसी रात जब माइक अपने घर पर सो रहा होता है तभी उसके पास डॉक्टर की कॉल आती है। डॉक्टर माइक से कहता है कि एक आदमी तुम्हें काम पर रखना चाहता है और उस काम के लिए वो तुम्हें काफी अच्छे पैसे देगा। फिर डॉक्टर माइक को उस आदमी का एड्रेस बता देता है, इसलिए माइक उसी समय उस एड्रेस पर पहुंच जाता है। वहां पर माइक को नाचो मिलता है। नाचो को देखकर माइक उससे पूछता है कि आखिर तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है। फिर नाचो माइक से कहता है कि मैं एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ, इसलिए मैं एक आदमी को अपने रास्ते से हटाना चाहता हूँ और उस आदमी को मेरे रास्ते से हटाने में सिर्फ तुम ही मेरी मदद कर सकते हो। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। फोर्थ एपिसोड में हम जिमी को क्लिफ के ऑफिस में देखते हैं। जिमी क्लिफ को अपनी बनाई हुई एड दिखाता है, जिसको देखने के बाद क्लिफ और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि जिमी ने जो एड बनाई थी उसमें उसने खुद की वॉइस डाल दी थी। तभी क्लिफ जिमी को कहता है कि आखिर तुम हमें इस एड के बारे में कब बताने वाले थे। फिर जिमी बताता है कि मैंने इस एड को एक छोटे से एरिया में चलाया है और ये काफी अच्छी चल रही है। कल जब आपने मुझे कॉल किया था तो उसके बाद से हमें 70 और नए क्लाइंट मिल गए और इसके बारे में मैं आज सुबह ही आपको बताने वाला था। जिमी की बात सुनकर क्लिफ और भी ज्यादा भड़क जाता है और कहता है कि तुम ऐसे ही किसी भी एड को हमारी कंपनी का नाम लिखकर पब्लिक नहीं कर सकते, क्योंकि इसके कारण जो हमने सालों से कंपनी की रेपुटेशन बनाई है वो मिट्टी में मिल जाएगी। क्लिफ की बात सुनकर जिमी कहता है कि मैंने कल आपसे एड के बारे में बात की थी और आपको भी एड वाला आइडिया सही लगा था। फिर जिमी की बात सुनकर क्लिफ कहता है कि एड के लिए हमारे बीच में बात हुई थी, लेकिन मैंने तुम्हें कहा था कि हम कंपनी के सभी पार्टनर्स के साथ एड्स रन की टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे और उसके बाद ही कोई फैसला लेंगे। क्लिफ की यह बात सुनकर जिमी चुप हो जाता है क्योंकि उसको अपनी गलती का एहसास हो गया था। फिर क्लिफ जिमी को कहता है कि कंपनी के मेजॉरिटी पार्टनर्स तुम्हें कंपनी से निकालना चाहते हैं, लेकिन मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूं और अगर तुमने अपने दूसरे मौके को भी गवा दिया तो मैं तुम्हें कंपनी से फायर कर दूंगा। और इतना कहने के बाद क्लिफ गुस्से में वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ एचएचएम कंपनी में हैमलिन और चक किम को अपने ऑफिस में बुलाते हैं। हैमलिन किम से पूछता है कि क्या तुम्हें जिमी की इस एड के बारे में पता था। हैमलिन कहती है कि मुझे कुछ दिन पहले ही जिमी ने एड दिखाई थी, लेकिन जिमी ने मुझे ये नहीं बताया कि वो क्लिफ की इजाजत के बिना ही एड को पब्लिक कर देगा। किम की बात सुनने के बाद भी हैमलिन किम पर बहुत गुस्सा करता है क्योंकि किम के कहने पर हैमलिन ने ही जिमी को डेविस और मेन में नौकरी दिलवाई थी और जिमी की इस हरकत पर हैमलिन की भी काफी ज्यादा बेइज्जती हो रही है। फिर हैमलिन किम को अपनी सुपरवाइजर की पोस्ट से हटा देता है और उसको कोई सिंपल सा पेपर वर्क का काम दे देता है। अगले सीन में हम देखते हैं नाचो माइक को एक दुकान के पास लेकर जाता है। दरअसल नाचो माइक से अपने ही बॉस मिजो को मरवाना चाहता था, इसलिए नाचो उसको कहता है कि तुम जो अपने सामने वो शॉप देख रहे हो वहां पर हर ट्यूसडे मैं और मिजो हफ्ता इकट्ठा करने के लिए आते हैं, इसलिए जब मिजो सभी लड़कों से हफ्ता इकट्ठा कर लेगा उसके बाद तुम मिजो के पास आकर उसको शूट कर देना। नाचो की बात सुनकर माइक कहता है कि ऐसा करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि अगर पीछे से कोई मिजो का आदमी आ गया तो मुझे भागने का भी मौका नहीं मिलेगा, इसलिए हम इस तरह मिजो को नहीं मार सकते। फिर नाचो माइक को मिजो के बारे में बताता है और कहता है कि कुछ साल पहले मिजो एक आदमी से इलीगली सामान मंगवाया करता था और उस सामान को आगे बेचता था, लेकिन एक दिन मिजो को पता चलता है कि उसका आदमी उसके पीछे से बिजनेस कर रहा है। इस बात का पता चलते ही मिजो ने अपने उस आदमी के सिर में कुल्हाड़ी मार दी, जिसके कारण उस आदमी की वहीं पर मौत हो गई। इसलिए मैं नहीं चाहता कि मेरे साथ भी वही हश्र हो। फिर माइक नाचो की बात समझ जाता है और मिजो को मारने के लिए राजी हो जाता है। फिर माइक एक आदमी के पास जाता है जो कि उसको काफी सारी गन्स दिखाता है, लेकिन माइक को उनमें से एक भी गन पसंद नहीं आती, इसलिए माइक मिजो को मारने का प्लान ड्रॉप कर देता है और बिना गन लिए ही वहां से चला जाता है। अगले सीन में हम जिमी को देखते हैं। वो किम से मिलने के लिए एचएचएम में जाता है। जिमी देखता है कि आधी रात हो गई है और अभी भी किम ऑफिस में बैठकर काम कर रही है। फिर जिम उससे अपनी गलती की माफी मांगता है, लेकिन किम इस बार जिमी को माफ नहीं करती क्योंकि जिमी ने किम से झूठ बोला था, जिस वजह से किम को भी अपनी पोस्ट से हटा दिया गया और इसी बात को लेकर किम बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी। फिर वो जिमी को वहां से जाने के लिए कहती है, जिसके बाद जिमी सीधा चक के घर पर जाता है। जब जिमी चक के घर पर जाता है तो देखता है कि चक की हालत बहुत खराब है, इसलिए जिमी चक के ऊपर एक और स्पेस ब्लैंकेट डाल देता है और रात को वहीं पर सो जाता है।
अगली सुबह जब चक उठता है तो जिमी चक से पूछता है कि तुमने किम को उसकी पोस्ट से क्यों हटा दिया, क्योंकि तुम्हारी इस हरकत के कारण वो सड़क पर आ गई है। जिमी की बात सुनकर चक जिमी को कहता है कि मैंने किम को उसकी पोस्ट से नहीं हटाया, बल्कि स्टाफ मैनेजमेंट का काम हैमलिन संभालता है, उसी ने किम को अपनी पोस्ट से हटाया है। चक की बात सुनकर जिमी को उस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता, इसलिए जिमी चक को कहता है कि अगर मैं लॉयर की जॉब छोड़ दूं तो क्या तुम किम को उसकी पोस्ट पर वापस ले आओगे, क्योंकि मुझे पता है कि तुम हमेशा से ही यही चाहते थे। अब जिमी की बात सुनकर चक उस पर और भी भड़क जाता है और कहता है कि तुम जैसा सोच रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि तुम तो खुद लॉयर की नौकरी छोड़ना चाहते थे, इसीलिए मैं किम और तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकता। अब चक की बात सुनकर जिमी वहां से चला जाता है, जिसके बाद हम माइक को देखते हैं कि वो नाचो से मिलने के लिए जाता है। नाचो के पास आकर माइक उसको कहता है कि अगर तुमने मीजो को मरवा भी दिया फिर भी मीजो के लोग तुम्हें ढूंढ निकालेंगे और उसके बाद तुम्हारा काम तमाम कर देंगे, लेकिन मेरे पास एक आइडिया है जिससे मैं मीजो को तुम्हारे रास्ते से गायब कर सकता हूँ। दरअसल माइक का प्लान था कि वो किसी तरीके से मीजो को पुलिस केस में फंसा देगा। अब नाचो को भी माइक का ये आइडिया बहुत अच्छा लगता है, इसलिए दोनों अगले ही दिन अपने प्लान पर काम करना शुरू कर देते हैं। फिर नेक्स्ट डे जब मीजो एक शॉप से हफ्ता इकट्ठा करने के लिए जाता है तो उस समय माइक उस पर नजर रखे हुए था। फिर वो वहाँ की लोकल पुलिस के पास फोन करता है और शॉप का एड्रेस बताते हुए कहता है कि शॉप के अंदर दो लोग आपस में लड़ रहे हैं, ऐसा लगता है कि उनके पास गन भी है। और इतना कहने के बाद माइक फोन काट देता है। फिर माइक गाड़ी लेकर शॉप के बाहर चला जाता है जहाँ पर मीजो की गाड़ी भी खड़ी थी। माइक अपनी गाड़ी से मीजो की कार को टक्कर मार देता है और मीजो उसको ऐसा करता हुआ देख लेता है। फिर जब माइक शॉप के अंदर जाता है तो मीजो माइक को रोक लेता है। दरअसल ये सब माइक ने अपने प्लान के मुताबिक किया था। तभी मीजो माइक के पास आकर उसको कहता है कि तुमने मेरी गाड़ी में टक्कर मारी है, तुम जानते हो इसका अंजाम क्या हो सकता है। लेकिन माइक तो इस बात पर साफ साफ इनकार कर देता है और कहता है कि मैंने तुम्हारी गाड़ी को टक्कर नहीं मारी। इतना कहने के बाद माइक शॉप से बाहर आ जाता है, लेकिन उसके पीछे पीछे मीजो भी बाहर आ जाता है और अपनी गाड़ी पर लगा स्क्रैच दिखाता है। फिर वो माइक से पैसे मांगने लगता है, लेकिन माइक तो अपनी बात पर ही अड़ा रहता है और मीजो को पैसे देने से इनकार कर देता है। ये सब देखकर मीजो को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो माइक की जेब से अपना वॉलेट निकाल लेता है। इसी चक्कर में मीजो माइक को मारना शुरू कर देता है, लेकिन इतने में नाचो भी गाड़ी लेकर वहां पर आ जाता है, क्योंकि पुलिस वहां पर किसी भी वक्त आ सकती थी। इतने में वहां पर पुलिस भी आ जाती है और मीजो को माइक को पीटते हुए देख लेती है। फिर माइक नाचो से मिलने के लिए जाता है। अब क्योंकि मार की वजह से माइक का चेहरा भी बहुत खराब हो गया था, इसलिए नाचो माइक को $25,000 दे देता है। फिर माइक नाचो को कहता है कि मीजो को कम से कम 10 साल की सजा होने वाली है, क्योंकि उसके पास गन भी थी और मेरा वॉलेट भी। और इतना कहने के बाद माइक वहां से चला जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। 5th एपिसोड में हम जिमी को देखते हैं। जब जिमी अपने ऑफिस में बैठा हुआ था तो वो किम के पास कॉल करता है, लेकिन किम जिमी से नाराज थी, इसलिए वो जिमी का फोन उठाती ही नहीं। ये देखकर जिम किम के पास जाने के लिए अपने ऑफिस से निकल पड़ता है, लेकिन तभी जिमी की एरिन नाम की असिस्टेंट जिमी को बीच में ही रोक लेती है। दरअसल जिमी ने क्लिफ को अपने लिखे हुए कुछ डॉक्यूमेंट्स भेजे थे, जिसके अंदर जिमी को कुछ सुधार की जरूरत थी, इसलिए एरिन जिमी को दिखाना चाहती थी कि क्लिफ को भेजने के लिए डॉक्यूमेंट्स कैसे लिखने हैं। अब एरिन की बात सुनकर जिमी उसको कहता है कि तुम चलो मैं अभी आता हूँ। फिर एरिन वहां से अपने ऑफिस में चली जाती है। फिर जिमी एरिन के पास जाने के बजाय छुपकर अपनी कंपनी से बाहर चला जाता है और सीधा किम के पास पहुंच जाता है। जिमी देखता है कि काफी रात हो गई है और किम अभी भी काम कर रही है। यह देखकर जिमी को किम के लिए बहुत बुरा लगता है। फिर जिमी किम को कहता है कि मुझे तुम्हारी मुसीबत दूर करने का तरीका मिल गया है, तुम HHM पर केस कर दो, क्योंकि तुम्हारे साथ सरासर नाइंसाफी हुई है। हैमलिन मुझे ही नीचा दिखाने के लिए तुम्हें सजा दे रहा है। अब जिमी की बात सुनकर किम हैरान हो जाती है, क्योंकि उसको जिमी का आइडिया बिल्कुल भी पसंद नहीं था। फिर अपना ये घटिया आइडिया देने के बाद जिमी वहां से चला जाता है। तभी नेक्स्ट डे जिमी एरिन से छुपकर अपने ऑफिस में जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी जिमी देखता है कि एरिन उसी के ऑफिस में बैठी हुई है। फिर जिमी अपने ऑफिस में जाकर एरिन से माफी मांगता है और कहता है कि कल मेरी तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी, इसीलिए मैं ऑफिस से जल्दी चला गया। फिर एरिन और जिमी
दोनों किसी काम से कोर्ट में चले जाते हैं, जहां जिमी को काउंटर पर बैठी एक लेडी से कुछ केस की फाइल लेनी थी। फिर जब जिमी उस लेडी से केस की फाइल मांगता है तो वो लेडी जिमी को केस फाइल देने के लिए अगले महीने की तारीख दे देती है। ये देखकर जिमी उस लेडी को एक टेडी देने की कोशिश करता है, क्योंकि जब भी जिमी इस कोर्ट में काम किया करता था तो ये लेडी उससे ऐसे ही गिफ्ट लिया करती थी। लेकिन आज एरिन जिमी के साथ थी, इसलिए वो लेडी जिमी से वो टेडी नहीं लेती, क्योंकि उसके हिसाब से ये रिश्वत है। फिर जिमी और एरिन कोर्ट से बाहर आ जाते हैं। तभी पार्किंग से जाते वक्त जिमी माइक से मिलता है। जिमी देखता है कि माइक के चेहरे पर काफी ज्यादा चोट लगी हुई है। फिर वो उसकी चोट के बारे में पूछता है, लेकिन माइक जिमी को इस बारे में कुछ भी नहीं बताता, इसलिए जिमी और एरिन वहां से चले जाते हैं। अगले सीन में हम किम को देखते हैं। वो अपनी कंपनी के लिए कुछ बड़े क्लाइंट्स लाने की कोशिश कर रही थी, इसलिए वो बहुत सारे लोगों को कॉल करती है, लेकिन किम को कोई भी क्लाइंट नहीं मिलता, इसलिए वो वापस अपने काम पर चली जाती है। थोड़ी देर बाद किम के पास पेज नाम की एक औरत का फोन आता है, जो एचएचएम को अपना केस देने के लिए तैयार हो गई थी, और उसका केस था भी बहुत बड़ा। फिर नेक्स्ट डे पेज एचएचएम में जाती है, जहां उसकी मुलाकात हैमलिन से होती है। फिर पेज हैमलिन को कहती है कि अब से आपकी ही फर्म हमारे केस पर काम करेगी। हैमलिन को भी इस बारे में जानकर बहुत खुशी होती है। फिर वो किम की भी काफी तारीफ करता है, क्योंकि वो एचएचएम के लिए बहुत बड़ा केस लेकर आई थी। उसके बाद हैमलिन चक के घर पर जाता है और चक को भी पेज के केस के बारे में बता देता है। चक भी हैमलिन की बात सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि उनके लिए अगले काफी सालों के लिए एक बड़ा काम आ गया था। फिर नेक्स्ट डे चक अपने ऑफिस में जाकर किम से मिलता है। चक किम को कहता है कि तुम अकेली नहीं हो जो जिमी की हेल्प कर रही है। फिर वो किम को एक कहानी सुनाता है और कहता है कि मेरे डैड एक बहुत ही अच्छे इंसान थे। वो अपना एक स्टोर चलाया करते थे और जिमी की पूरी परवरिश उसी स्टोर से हुई है। इसलिए जैसे ही जिमी बड़ा हुआ, डैड ने स्टोर का सारा काम जिमी को सौंप दिया। लेकिन एक दिन डैड को पता चला कि जिमी ने ड्रग्स में $20,000 उड़ा दिए। ये बात सुनकर मेरे डैड को सदमा लग गया और कुछ महीनों बाद उनकी मौत हो गई। ये बात सुनकर मेरे डैड को बहुत गहरा सदमा लग गया और उसी सदमे के कारण कुछ महीनों बाद उनकी मौत हो गई। चक के ये कहानी सुनाने का सिर्फ एक ही मकसद था, वो समझाना चाहता था कि जो भी उसके भाई जिमी की हेल्प करता है, जिमी उसको ही खा जाता है। अगले सीन में हम माइक को देखते हैं, जो कि एक रेस्टोरेंट में बैठा हुआ था। तभी उसके पास एक आदमी आता है और कहता है कि मैं मिजो का अंकल हूँ हेक्टर, और मैं चाहता हूँ कि तुम अपना केस वापस ले लो, ताकि मिजो को 8 साल के बजाय कम सजा सुनाई जाए, और ऐसा करने के बदले मैं तुम्हें $5,000 दूंगा। फिर ये लालच देने के बाद हेक्टर वहां से चला जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। 6th एपिसोड में हम जिमी को देखते हैं, जो कि अपने नए घर में ठीक से सो नहीं पा रहा था। इसलिए जिमी अपने पुराने ऑफिस में चला जाता है, जो कि एक पार्लर के अंदर था। अब अपनी पुरानी जगह पर जाकर वो बिल्कुल आराम से सोता है। फिर अगली सुबह जिमी किम को कॉल करता है, क्योंकि किम जिमी से नाराज थी। इस समय किम भी फोन के पास ही बैठी हुई थी, लेकिन वो जिमी से बात नहीं करती। जिमी उसको मनाने के लिए गाना भी सुनाता है, लेकिन फिर भी वो उससे बात नहीं करती। फिर जब वो अपने ऑफिस जाती है तो उसको पता चलता है कि उसको अपनी सुपरवाइजर की पोस्ट वापस मिल गई है। फिर वो अपना सारा सामान दोबारा से अपने ऑफिस में शिफ्ट कर देती है। तभी कुछ देर बाद वहां पर हैमलिन आता है और कहता है कि पेज और केविन आ गए हैं। फिर हैमलिन की बात सुनकर किम भी उसके साथ चली जाती है। किम को लगता है कि हैमलिन अभी भी मुझसे नाराज है। फिर वो दोनों पेज और केविन के साथ बात करने के लिए मीटिंग रूम में चले जाते हैं। दूसरी तरफ माइक जब अपने घर पर आता है तो देखता है कि उसके घर के बाहर एक आदमी बैठा हुआ है, जो माइक का ही इंतजार कर रहा था। फिर माइक जल्दी से उस आदमी के पास जाता है और पूछता है कि तुम कौन हो और किससे मिलने के लिए आए हो। माइक की बात सुनकर वो आदमी कहता है कि मिजो के अंकल हेक्टर को जवाब चाहिए, क्या तुम मिजो की सजा कम करवाने में हमारी हेल्प करोगे। फिर उस आदमी की बात सुनकर माइक मिजो की हेल्प करने से इनकार कर देता है, और ये जवाब सुनकर वो आदमी वहां से चला जाता है। फिर माइक भी अपने घर के अंदर आ जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं किम अकेले ही सैंड पाइपर क्रॉसिंग के खिलाफ कोर्ट में केस लड़ रही थी, लेकिन सैंड पाइपर का लॉयर रिच पूरी तैयारी के साथ आया था, इसलिए किम उस केस में ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती। फिर सुनवाई खत्म होने के बाद किम जब कोर्ट रूम से बाहर जाती है तो रिच किम के पास आता है और कहता है कि मैं तुमसे कुछ जरूरी बात करना चाहता हूँ। फिर वो किम को एक रेस्टोरेंट में लेकर चला जाता है। वहां जाकर वो किम को कहता है कि जब तुमने कैटलमैन वाला केस लड़ा था, मेरी नजर तब से ही तुम पर है, क्योंकि तुम बहुत ही टैलेंटेड लॉयर हो, और मुझे पता है कि एचएचएम में तुम्हें आगे बढ़ने के लिए बहुत ही कम मौके मिल रहे हैं, इसलिए तुम हमारी फर्म ज्वाइन कर लो। हम तुम्हारे टैलेंट को देखते हुए तुम्हें आगे बढ़ने के बहुत सारे मौके देंगे। लेकिन रिच की बात सुनकर किम कहती है कि एचएचएम ने मेरे पढ़ाई का खर्चा उठाया था,
जो कि मैं अभी तक उनका काम करके चुका रही हूँ। एचएचएम के मेरे ऊपर बहुत बड़े बड़े एहसान हैं, इसलिए मैं उनको धोखा नहीं दे सकती। फिर रिच कहता है कि एचएचएम ने तुम्हारी पढ़ाई के ऊपर जितना भी खर्चा किया है वो सारा खर्चा हम चुका देंगे। अब ये बात सुनकर किम थोड़ी हैरान हो जाती है और उसको ये डील पसंद भी आती है। तभी रात को जब माइक अपने घर पर आता है तो सबसे पहले अपने घर के बाहर रखे हुए मैट को उठाता है, जिसके नीचे उसने पेपर लगाए हुए थे। माइक देखता है कि मैट के नीचे वाले पेपर्स पर किसी के जूतों के निशान है। दरअसल माइक ने कल ही अपने घर के बाहर नया मैट लगाया था। फिर जूतों के निशान देखकर माइक समझ जाता है कि उसके घर में कोई तो घुसा है, इसलिए माइक अपनी गन निकाल लेता है और पूरे घर में उन आदमियों को ढूंढना शुरू कर देता है। उन आदमियों को भटकाने के लिए माइक अपने घर का टीवी ऑन कर देता है, जिसकी आवाज सुनकर माइक के घर में घुसे आदमी धीरे धीरे बाहर आने लगते हैं, लेकिन माइक उनको पहले से ही देख लेता है और उन दोनों पर हमला कर देता है। फिर जमीन पर गिराने के बाद माइक उन दोनों आदमियों से उनकी गन छीन लेता है। तभी वो देखता है कि उन आदमियों में से एक आदमी वही है जो आज दोपहर को मिजो के अंकल के कहने पर उसके घर पर आया था। इसलिए माइक दोबारा से उन दोनों आदमियों को अपने घर से भगा देता है। फिर नेक्स्ट डे माइक अपनी पोती कैली को स्विमिंग पूल में लेकर जाता है। वहां पर भी माइक की नजर ऐसे दो आदमियों पर पड़ती है जो माइक और उसकी पोती पर नजर रखे हुए थे। उनको देखकर माइक समझ जाता है कि वो भी मिजो के अंकल हेक्टर के भेजे हुए आदमी हैं। इसलिए माइक जल्दी से काइली को वहां से ले जाता है। फिर रात को वो एक शॉप पर जाता है जहां पर मिजो का अंकल हेक्टर उसका इंतजार कर रहा था। फिर हेक्टर माइक को कहता है कि तुम कल अटर्नी के पास जाओगे और वहां पर जाकर कहोगे कि मिजो के पास जो गन थी वो तुम्हारी थी, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारे परिवार को खत्म कर दूंगा। ये बात सुनकर माइक हेक्टर की बात मान लेता है, लेकिन माइक ऐसा करने के लिए $50,000 भी मांगता है। अब क्योंकि माइक सारा इल्जाम अपने सर पर लेने वाला था, इसलिए हेक्टर भी माइक को $50,000 देने के लिए मान जाता है। अगले सीन में हम किम को देखते हैं जो कि इस समय एक रेस्टोरेंट में बैठी हुई थी। तभी उसके पास डेल नाम का आदमी आता है। डेल को देखते ही किम समझ जाती है कि ये बहुत अमीर आदमी है, इसलिए वो डेल को चूना लगाने के लिए जिमी को भी उसी रेस्टोरेंट में बुला लेती है। फिर वो दोनों मिलकर डेल को अपनी एक झूठी कंपनी के बारे में बताते हैं। डेल भी उसकी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए राजी हो जाता है। फिर वो जिमी और किम को $10,000 का चेक दे देता है। फिर अगली सुबह किम जिमी को बताती है कि रिच ने मुझे अपनी फर्म में ज्वाइन करने के लिए कहा है। ये बात सुनकर जिमी भी बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि तुम रिच की फर्म ज्वाइन कर लो, इससे तुम्हारा हैमलिन से पीछा भी छूट जाएगा। अब किम भी इसी बारे में सोच रही थी। फिर वो दोनों अपने अपने ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं माइक के घर पर नाचो आता है। वो माइक को $50,000 देते हुए कहता है कि मिजो के अंकल हेक्टर ने भिजवाए हैं। फिर माइक उन पैसों में से $25,000 वापिस नाचो को दे देता है, क्योंकि माइक ने मिजो को गायब करने का काम पूरा नहीं किया था। फिर नाचो भी उन पैसों को लेकर वहां से चला जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। 7th एपिसोड की शुरुआत पास्ट से होती है, जब जिमी बहुत ही छोटा हुआ करता था तो अपने डैड के स्टोर में काम किया करता था। फिर एक दिन जिमी के डैड के स्टोर में एक आदमी आता है। वो जिमी के डैड को अपनी झूठी कहानी सुनाता है कि मैं शहर से आया हूँ और मेरी गाड़ी भी खराब हो गई है, इसलिए मुझे घर पर जाने के लिए कुछ पैसों की आवश्यकता है ताकि मैं कैब करके घर पर जा सकूं। जिमी के डैड को उस आदमी की बात सच्ची लगती है, लेकिन इस समय जिमी भी उस आदमी की बात सुन रहा था। फिर वो चुपके से अपने डैड को अपने पास बुलाता है और कहता है कि वो आदमी आपसे झूठ बोल रहा है। आपको ऐसे ही किसी आदमी को पैसे नहीं देने चाहिए, क्योंकि इस शहर का हर एक आदमी जानता है कि आप कितने अच्छे इंसान हैं, इसलिए ये लोग आपको लूटना चाहते हैं। जिमी की बात पर उसके डैड बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते और फिर उस अनजान आदमी को $10 दे देते हैं। तभी जिमी के डैड उस आदमी की गाड़ी का खराब हुआ पार्ट लेने के लिए अंदर चले जाते हैं और बाहर वो आदमी जिमी से स्टोर में से कोई सामान मांगता है, लेकिन जिमी अपने डैड जैसा नहीं था। वो उस आदमी से पैसे मांगता है। फिर वो आदमी जिमी को अपने सामान के पैसे दे देता है, जिसके कारण जिमी को पता चल जाता है कि इस आदमी के पास पैसे तो हैं, लेकिन फिर भी वो जिमी के डैड को झूठ बोल रहा था। उस आदमी के जाने के बाद जिमी उस आदमी के दिए हुए पैसे अपने पास ही रख लेता है, यानी कि ये भी अपने बाप को चूना लगा देता है। अब कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है, जहां पर हम जिमी को माइक के साथ देखते हैं। माइक जिमी को लेकर अटर्नी के पास जाता है और अपने बयान वापस ले लेता है।
फिर वो दोनों ही अटर्नी के ऑफिस से बाहर आ जाते हैं। जिमी माइक को कहता है कि मीजो सच में बहुत खतरनाक आदमी है, क्योंकि मेरा भी उससे पाला पड़ चुका है। फिर माइक वहां से चला जाता है। इसके बाद जिमी अपने ऑफिस में जाता है और अपने ऑफिस में ओमार को बुलाता है। फिर जिमी ओमार को अपने लिए एक रेजिग्नेशन लेटर लिखने के लिए कहता है। अब ये बात सुनते ही ओमार भी काफी ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि ओमार को लग रहा था कि शायद मुझसे ही कोई गलती हो गई है। फिर जिमी ओमार को समझाता है कि मैं तुम्हारी वजह से नौकरी नहीं छोड़ रहा, बल्कि मेरे कुछ निजी कारण हैं। फिर ओमार जिमी को कहता है कि अगर आप अभी जाओगे तो आपको कंपनी की तरफ से दिया हुआ बोनस नहीं मिलेगा। अब ओमार की ये बात सुनकर जिमी उसको कहता है, अगर ये बात है तो तुम लेटर मत लिखना, क्योंकि बोनस तो मैं इस कंपनी से लेकर ही जाऊंगा। फिर जिमी अपना कॉन्ट्रैक्ट नोट पढ़ता है, जिसके अंदर जिमी देखता है कि अगर कंपनी वाले खुद उसे 1 साल से पहले किसी छोटी मोटी गलती की वजह से निकाल दें, तो ऐसी कंडीशन में कंपनी को उसको बोनस देना पड़ेगा। अब जिमी ठीक ऐसा ही करने के बारे में सोचने लगता है। उस दिन के बाद जिमी जब भी ऑफिस में जाता है, वो हमेशा नए रंग बिरंगे कपड़े पहनकर जाता है, जो कि क्लिफ को बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। लेकिन फिर भी क्लिफ जिमी के कपड़ों के बारे में उससे कोई भी बात नहीं करता। अब जिमी अपनी कंपनी को परेशान करने का एक और नया तरीका ढूंढ लेता है। अब वो जितनी बार भी वॉशरूम में जाता है, फ्रेश होने के बाद फ्लश नहीं करता, जिसके कारण पूरे वॉशरूम में बदबू हो जाती है। लेकिन एक दिन तो बात हद से बढ़ गई। जिमी अपने ऑफिस में एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा रहा था, जिससे ऑफिस के बाकी के लोग काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। इसलिए क्लिफ जिमी को अपने ऑफिस में बुलाता है और जिमी को अपनी फर्म से फायर कर देता है, क्योंकि वो पिछले कुछ दिनों से जिमी से तंग आ गया था। लेकिन क्लिफ समझ जाता है कि जिमी ये सब बोनस के लिए कर रहा है। फिर वहां से निकलकर जिमी सीधा HHM कंपनी में जाता है और वहां पर जाकर किम से मिलता है। फिर जिमी किम को अपना फर्म का कार्ड दिखाता है, जिसको देखकर किम थोड़ा शॉक हो जाती है। फिर वो किम को कहता है कि जो भी ऑफर तुम्हें रिच दे रहा था, मैं तुम्हें उससे भी अच्छा ऑफर दे रहा हूँ। मैं तुम्हें मेरी फर्म में पार्टनर बनाऊंगा और साथ में मेरे मिले हुए बोनस के पैसों में से मैं HHM कंपनी का तुम्हारा पढ़ाई का खर्च भी चुका दूंगा। अब किम जिमी की बात अच्छे से सुनती है, लेकिन फिर भी वो अपनी नौकरी छोड़कर जिमी की पार्टनर बनने से इनकार कर देती है, क्योंकि वो जिमी के लिए अपनी नौकरी छोड़ने का रिस्क नहीं ले सकती थी। अब जिमी भी किम को ज्यादा फोर्स नहीं करता। फिर किम जिमी को कहती है कि मेरा बहुत सारा काम पेंडिंग पड़ा है, इसलिए मैं अपने ऑफिस में जा रही हूँ। इसके बाद जिमी ओमार की हेल्प से अपना सारा सामान अपने पार्लर वाले ऑफिस में शिफ्ट करवा लेता है। अगले सीन में हम माइक को देखते हैं, जो कि स्टेसी के साथ नया घर देखने के लिए आया हुआ था। स्टेसी को भी घर काफी ज्यादा पसंद आता है, लेकिन स्टेसी माइक को कहती है कि ये घर काफी ज्यादा महंगा होगा। स्टेसी की बात सुनकर माइक कहता है कि तुम पैसों की चिंता बिल्कुल भी मत करो, पैसों का इंतजाम करना मेरा काम है। अब ये बात सुनकर स्टेसी खुश हो जाती है। अब उसकी एक टेंशन और कम हो गई थी, क्योंकि जिस एरिया में उसका ये घर था, वहाँ का क्राइम रेट बहुत ही कम है। तभी हम देखते हैं कि अगले दिन किम रिच की फर्म में इंटरव्यू देने के लिए जाती है, जहां रिच और 2 और अटर्नी किम का इंटरव्यू ले रहे थे। इंटरव्यू के दौरान उन तीनों को किम बहुत ही पसंद आती है। फिर इंटरव्यू खत्म होने के बाद रिच किम को कहता है कि कल तक मैं तुम्हें इंटरव्यू का रिजल्ट बता दूंगा, और फिर किम वहां से चली जाती है। वहां से जाकर किम सीधा जिमी के पास उसके पार्लर वाले ऑफिस में जाती है और बताती है कि मैं रिच की फर्म में इंटरव्यू देकर आई हूँ, लेकिन मैं उसकी फर्म ज्वाइन नहीं करूंगी, क्योंकि मेरा कोई और प्लान है। तभी किम जिमी को बताती है कि मैं तुम्हारे साथ काम करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन हम एक ऑफिस में काम तो करेंगे, लेकिन पार्टनर नहीं होंगे। इसका मतलब है कि तुम अपने हिसाब से काम करोगे और मैं अपने हिसाब से। अब जिमी भी किम की ये बात सुन तो लेता है, लेकिन उसको किम का ये आइडिया बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। 8वें एपिसोड में हम किम और जिमी को देखते हैं। इस समय दोनों हॉट डॉग की पार्टी कर रहे थे, क्योंकि जिमी ने भी किम की कंडीशन को मान लिया था। फिर जिमी किम को कहता है कि अब तुम्हें कल ही जाकर हैमलिन को अपना रेजिग्नेशन लेटर दे देना चाहिए। लेकिन ये बात सुनकर किम कहती है कि मैंने तुम्हें पहले ही कह दिया था कि हम लोग काम इकट्ठा जरूर कर रहे हैं, लेकिन मेरा काम करने का तरीका थोड़ा अलग रहेगा, इसलिए मैं मेरे ही हिसाब से हैमलिन को रेजिग्नेशन लेटर दूंगी। फिर अगले दिन किम HHM में जाती है और हैमलिन को रेजिग्नेशन लेटर दे देती है। अब किम की इस हरकत पर हैमलिन उसको कहता है कि मुझे इसके बारे में पहले ही पता था कि तुम रिच की फर्म ज्वाइन कर लोगी। हैमलिन की बात सुनकर किम थोड़ा हैरान रह जाती है। तभी वो हैमलिन को कहती है कि मैं रिच की फर्म ज्वाइन नहीं कर रही, बल्कि मैं और जिमी
दोनों एक ही ऑफिस में काम करेंगे पार्टनर बनकर, लेकिन हम दोनों पार्टनर नहीं होंगे, यानी कि एक ऑफिस में रहकर हम अपने अपने तरीके से काम करेंगे। हेमलिन को किम का आइडिया अच्छा लगता है क्योंकि उसको पता था कि अगर किम जिमी के साथ पार्टनर की तरह काम करने लग गई तो जिमी किम को भी खा जाएगा, यानी कि उसको कहीं का नहीं छोड़ेगा। फिर किम हेमलिन के ऑफिस से बाहर आ जाती है। फिर जैसे ही किम बाहर आती है तो उसको पता चलता है कि आज हेमलिन ने पेज और केविन के साथ मीटिंग कैंसिल कर दी है। ये बात जानकर किम जल्दी से अपने पर्स की तरफ भागती है क्योंकि उसके पर्स में उसका फोन था। फिर किम जल्दी से पेज को कॉल करती है और उसके साथ अपनी मीटिंग फिक्स कर लेती है। फिर किम उन दोनों से मिलने के लिए जाती है। किम उन दोनों को अपनी प्राइवेट फर्म के बारे में भी बताती है और विश्वास दिलाने की कोशिश करती है कि मैं आपके केस को अच्छे से संभाल सकती हूँ। अब पेज और केविन दोनों ही किम को अपना काम देने के बारे में सोचने लगते हैं। ये देखकर किम बहुत खुश हो जाती है। फिर किम जिमी के पास एक फ्लैट में जाती है जहां जिमी अपना ऑफिस बनाना चाहता था। किम को भी फ्लैट बहुत पसंद आता है क्योंकि इस फ्लैट में 2 अलग अलग रूम थे जिनको वो अपना अपना ऑफिस बना सकते थे। फिर किम जिमी को पेज और केविन के केस के बारे में बताती है और कहती है कि मैंने आज पेज और केविन के साथ मीटिंग की थी। मैंने उनके सवालों के बहुत ही अच्छे से जवाब दिए और उनकी बातों से भी यही लग रहा था कि वो दोनों मुझे अपना केस देने के लिए तैयार हैं, लेकिन अभी भी कागजी काम पूरा नहीं हुआ। अब जिमी भी किम की ये बात सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि अगर किम को उन दोनों का मिसा वर्डे वाला केस मिल गया तो किम की तो लाइफ ही बदल जाएगी। अगले सीन में हम हेमलिन को देखते हैं। वो चक से मिलने के लिए उसके घर पर जाता है। हेमलिन चक को कहता है कि मिसा वर्डे केस हमारे हाथों से निकल सकता है क्योंकि किम ने हमारी फर्म छोड़ दी है और उसने अपनी खुद की फर्म शुरू कर ली है, लेकिन मैंने आज आफ्टरनून में केविन के साथ एक मीटिंग फिक्स की है। फिर चक हेमलिन से पूछता है कि क्या किम अकेले ही फर्म शुरू कर रही है। फिर हेमलिन कहता है कि किम अकेली नहीं बल्कि तुम्हारे भाई जिमी के साथ अपना काम शुरू कर रही है। ये बात सुनकर चक काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर चक हेमलिन को कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ मीटिंग में जाऊंगा क्योंकि मुझे पता है कि केविन को कैसे अपनी तरफ खींचना है। फिर चक हेमलिन के साथ मीटिंग में चला जाता है और मीटिंग में पूरे तरीके से नॉर्मल रहने की कोशिश करता है। चक पेज और केविन को कहता है कि किम आपके लिए बिल्कुल सही लॉयर है, लेकिन वो आपका केस अकेले नहीं संभाल पाएगी, इसलिए आपको एचएचएम छोड़कर नहीं जाना चाहिए क्योंकि आपको हमारे पास एक से बढ़कर एक एक्सपीरियंस्ड लॉयर मिलेंगे जो आपका केस अच्छे से संभाल सकते हैं। केविन को भी चक की बात बिल्कुल सही लगती है, इसलिए वो अपना केस एचएचएम को दे देता है। फिर जैसे ही पेज और केविन एचएचएम कंपनी से जाते हैं तो चक की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है क्योंकि वो बहुत वक्त से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को सहन कर रहा था। दूसरी तरफ जिमी एक बूढ़े आदमी को लेकर एक प्लेन के पास जाता है। फिर जिमी प्लेन के कैप्टन से झूठ कह देता है कि वो बूढ़ा आदमी भी एयरफोर्स में कैप्टन रह चुका है, इसलिए अब वो तुम्हारा प्लेन देखना चाहता है। तभी बूढ़े आदमी को खांसी आने लगती है, इसलिए कैप्टन बूढ़े आदमी के लिए पानी लेने के लिए चला जाता है। कैप्टन के जाते ही बूढ़ा आदमी अपनी व्हील चेयर से खड़ा हो जाता है। दरअसल जिमी वहां पर एड बनाने के लिए आया था और कैप्टन के वापस आने से पहले वो एड रिकॉर्ड भी कर लेता है। फिर जिमी किम के पास जाता है और देखता है कि किम बहुत ही ज्यादा परेशान है क्योंकि उसको भी पता चल गया था कि मिसा वर्डे का केस एचएचएम के पास चला गया है। लेकिन जिमी किम को हौसला देता है और कहता है कि तुम ऐसे हार नहीं मान सकती क्योंकि आगे चलकर तुम्हारे पास ऐसे बहुत से केस आ जाएंगे। किम भी जिमी की बात से थोड़ा मोटिवेट हो जाती है और अपने काम पर दोबारा से लग जाती है। फिर उसी रात जिमी चक के घर पर जाता है और देखता है कि चक की हालत काफी ज्यादा खराब है। फिर जिमी चक के घर पर मिसा वर्डे के डॉक्यूमेंट्स के बॉक्स देखता है और उनको देखकर जिमी मिसा वर्डे के बॉक्स में से कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स निकाल लेता है और उनको लेकर सीधा पेपर प्रिंटिंग की दुकान में चला जाता है। वहां जाकर जिमी उन डॉक्यूमेंट्स में कुछ बदलाव कर देता है और उन पेपर्स के कुछ नंबर्स को भी बदल देता है ताकि किसी को भी पता ना चले कि इन पेपर्स को किसी ने बदलने की कोशिश की है। फिर जिमी दोबारा से चक के घर पर जाता है और उन बदले हुए पेपर्स को अपनी अपनी फाइल में डाल देता है और चक को इस बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। फिर जिमी वहीं पर सो जाता है। तभी अगली सुबह जिमी देखता है कि चक की हालत पहले से काफी बेहतर है, इसलिए जिमी चक को कहता है कि तुमने किम से मिसा वर्डे छीन लिया है। जिमी की बात सुनकर चक कहता है कि मैंने उससे उसका क्लाइंट नहीं छीना, बल्कि मैंने खुद के क्लाइंट को रोकने की कोशिश की है। और इतना कहने के बाद चक वहां से नहाने के लिए चला जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। एपिसोड 9 में हम माइक को देखते हैं। माइक एक सुनसान रोड पर एक ट्रैप लगा देता है और एक ट्रक के आने का इंतजार करने लगता है।
जैसे ही ट्रक आता है, माइक अपने कीलों से बनाए हुए ट्रैप को रस्सी से खींचकर रोड पर ले आता है, जिससे ट्रक के सभी टायर पंचर हो जाते हैं। दरअसल जिस ट्रक को माइक ने रोका था वो मिजो के अंकल हेक्टर का ट्रक था और इसी ट्रक के अंदर मिजो पैसों की सप्लाई करता था। तभी ट्रक ड्राइवर अपनी गन निकाल लेता है, लेकिन माइक पीछे से आकर ट्रक ड्राइवर को गन पॉइंट पर ले लेता है। फिर माइक ट्रक ड्राइवर के हाथ बांध देता है और साथ ही उसकी आंखों पर टेप लगा देता है ताकि वो माइक को पहचान ना सके। इसके बाद माइक अपना काम शुरू करता है। वो ट्रक के टायर एक एक करके काटना शुरू कर देता है और तभी एक टायर के अंदर माइक को काफी सारे पैसे मिल जाते हैं। पैसे मिलते ही माइक सारे पैसे अपनी गाड़ी में डाल लेता है और जल्दी से वहां से निकल जाता है। अगले सीन में हम चक को देखते हैं। चक हैमलिन, केविन और पेज के साथ न्यू मैक्सिको स्टेट बैंकिंग बोर्ड की मीटिंग में जाता है। मीटिंग के दौरान चक बोर्ड मेंबर को कुछ डॉक्यूमेंट्स देता है। जब बोर्ड मेंबर डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि मिसा वर्डे की लोकेशन गलत डाली गई है, क्योंकि रियल लोकेशन कुछ और थी। डॉक्यूमेंट्स में गलती होने की वजह से बोर्ड मेंबर अपनी अगली मीटिंग 6 हफ्ते आगे की रख देते हैं। लेकिन ये बात केविन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, क्योंकि उसे लगता है कि सारी गलती चक की है। इसके बाद चक जल्दी से अपने घर आता है। जब वो डॉक्यूमेंट्स दोबारा देखता है तो उनमें लोकेशन बिल्कुल सही मिलती है। दरअसल चक के घर से जाने के बाद जिमी ने असली डॉक्यूमेंट्स मिसा वर्दे की फाइल्स में वापस रख दिए थे। ये देखकर चक समझ जाता है कि ये सारा काम जिमी का है। दूसरी तरफ जिमी और किम अपने ऑफिस को रिनोवेट कर रहे थे। तभी किम के पास पेज की कॉल आती है। पेज किम से मिसा वर्दे का केस संभालने की बात करती है। ये सुनकर किम काफी ज्यादा खुश हो जाती है। फिर किम ये बात जिमी को भी बताती है और जिमी किम के लिए काफी खुश होता है। उसी वक्त किम के पास चक की कॉल आती है और वो मिसा वर्डे की फाइल्स देने के लिए किम को अपने घर बुलाता है। इसीलिए किम और जिमी दोनों चक के घर चले जाते हैं। जैसे ही चक जिमी को देखता है उसे जिमी पर बहुत गुस्सा आ जाता है। वो किम से कहता है कि जिमी ने मिसा वर्दे की फाइल्स के साथ छेड़छाड़ की है, जिसकी वजह से बैंकिंग बोर्ड की मीटिंग में उसकी बेइज्जती हो गई। लेकिन किम चक से कहती है कि आप पिछले कुछ दिनों से सोए नहीं थे, इसलिए शायद आपसे भी कोई गलती हो सकती है। किम की बात सुनकर चक उसे यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि फाइल्स में बदलाव जिमी ने ही किए हैं, लेकिन किम चक पर बिल्कुल यकीन नहीं करती। आखिर में किम और जिमी मिसा वर्दे की केस फाइल्स लेकर वहां से चले जाते हैं। इसके बाद जिमी एड रिकॉर्ड करने के लिए एक स्कूल के प्लेग्राउंड में जाता है, लेकिन कुछ स्कूल टीचर्स जिमी को स्कूल की प्राइवेट प्रॉपर्टी पर वीडियो रिकॉर्ड करने से रोक देती है। तभी जिमी उन टीचर्स से कहता है कि हम एक डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं। ये सुनकर वो दोनों टीचर्स जिमी को वीडियो रिकॉर्ड करने देती हैं। फिर जिमी जल्दी से अपनी एड की वीडियो रिकॉर्ड करता है और वहां से चला जाता है। तभी सीन बदलता है और हम माइक को देखते हैं। माइक एक रेस्टोरेंट में बैठकर चाय पी रहा था। तभी उसके पास नाचो की कॉल आती है। नाचो माइक को अपने सीक्रेट अड्डे पर आने के लिए कहता है। माइक भी जल्दी से वहां चला जाता है। नाचो वहां माइक से कहता है कि हमारा एक ट्रक हाईजैक हो गया है और मुझे पता है कि वो तुमने ही किया है, लेकिन मैंने तुमको यहाँ पैसे लेने के लिए नहीं बुलाया। मुझे बस ये जानना है कि क्या उस ड्राइवर ने तुम्हें देख लिया था। नाचो की बात सुनकर माइक उसे कहता है कि मैंने मेरा काम इतनी सफाई से किया था कि उस ड्राइवर ने मुझे नहीं देखा। माइक की बात सुनकर नाचो थोड़ा शांत हो जाता है, क्योंकि अगर हेक्टर के हाथों माइक पकड़ा गया तो नाचो भी पकड़ा जाएगा। इसके बाद नाचो वहां से चला जाता है। फिर हम दोबारा से जिमी और किम को देखते हैं। जिमी किम को बताता है कि मेरी एड पूरी हो गई है, कल वो टीवी पर पब्लिक को दिखाई जाएगी। तभी जिमी को याद आता है कि वो पेपर शॉप वाले के पास तो गया ही नहीं था, क्योंकि जिमी को पता था कि चक वहां सच का पता लगाने के लिए जरूर जाएगा। इसीलिए जिमी उसी वक्त पेपर शॉप वाले की दुकान के बाहर पहुंच जाता है। वो देखता है कि चक का असिस्टेंट अर्नी पहले से वहां मौजूद है। अर्नी के जाने के बाद जिमी जल्दी से पेपर शॉप वाले के पास जाता है। उस शॉप वाले का नाम लांस था। जिमी लांस को कुछ पैसे देता है और कहता है कि जो आदमी अभी यहाँ से गया है वो मेरे भाई को भी यहीं लेकर आएगा, इसलिए अगर वो मेरे बारे में पूछे तो तुम उसे कह देना कि मैं तुम्हारी शॉप में कभी नहीं आया था। लांस पैसे लेकर जिमी का काम करने के लिए मान जाता है। थोड़ी देर बाद चक भी शॉप पर आ जाता है। चक लांस को जिमी की फोटो दिखाकर उसके बारे में पूछता है। तब लांस चक से कह देता है कि ये आदमी कभी भी मेरी शॉप में नहीं आया है। लांस की बात सुनकर चक समझ जाता है कि लांस झूठ बोल रहा है, लेकिन तभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की वजह से चक को चक्कर आ जाता है। तभी चक का सिर वहां मौजूद एक डेस्क से टकरा जाता है। टकराने के बाद चक बेहोश होकर वहीं पर गिर जाता है। उस वक्त भी जिमी चक को बाहर से देख रहा था। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अब लास्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है।
लास्ट एपिसोड में हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहां पर चक और जिमी की मां हॉस्पिटल में एडमिट थीं और वो अपनी आखिरी सांसें गिन रही थीं। पिछले 3 दिनों से चक और जिमी दोनों अपनी मां के होश में आने का इंतजार कर रहे थे। तभी जिमी को भूख लग जाती है, इसीलिए वो बाहर खाना खाने के लिए चला जाता है। जैसे ही जिमी हॉस्पिटल से बाहर जाता है, उसी वक्त जिमी की मां को होश आ जाता है। उस वक्त चक वहीं बैठा था। फिर चक अपनी मां से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन चक की मां सिर्फ जिमी का नाम ले रही थी और तभी कुछ ही देर बाद चक की मां की मौत हो जाती है। इसके बाद जब जिमी हॉस्पिटल में वापस आता है तो चक उसे बताता है कि मां की मौत हो गई है। ये जानकर जिमी भी काफी ज्यादा दुखी हो जाता है। अब कहानी दोबारा से प्रेजेंट में आती है। चक दुकान के अंदर बेहोश पड़ा था और जिमी चक को बाहर से देख रहा था। फिर जिमी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और जल्दी से चक की मदद करने के लिए अंदर चला जाता है। अंदर जाते ही चक लांस को 911 पर कॉल करने के लिए कहता है और उसी वक्त चक को हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है। लेकिन अब चक को होश आ गया था, पर वो हॉस्पिटल की इलेक्ट्रिसिटी से और भी ज्यादा तंग आ जाता है। ट्रीटमेंट के दौरान जब डॉक्टर चक से एक्सरे की बात करते हैं, तब चक साफ इनकार कर देता है, क्योंकि एक्सरे मशीन में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी होती है और चक इतनी इलेक्ट्रिसिटी सहन नहीं कर पाएगा। इसके बाद डॉक्टर जिमी के पास आती है। वो जिमी से कहती है कि चक की बॉडी स्कैन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उसके बाद ही हम उसका सही से इलाज कर सकते हैं। डॉक्टर की बात सुनकर जिमी खुद चक से बात करने के लिए उसके पास जाता है। चक के रूम में जाकर जिमी चक से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन चक जिमी से बहुत ही ज्यादा नाराज था। साथ ही चक ये भी समझ गया था कि कल रात जब चक पेपर शॉप के बाहर था, तब जिमी पेपर शॉप के बाहर से चक पर नजर रख रहा था, क्योंकि तभी तो जिमी चक को बचाने के लिए इतनी जल्दी पेपर शॉप में आ गया। तभी वहां मौजूद अर्नी चक को शांत करने के लिए कहता है कि तुम्हारे बेहोश होने के बाद मैंने ही जिमी को कॉल किया था। लेकिन अर्नी की बात सुनने के बाद भी चक को उसकी बात पर विश्वास नहीं था, इसलिए चक दोनों को अपने रूम के बाहर भेज देता है। इसके बाद चक का एक्सरे चालू हो जाता है, जिसके लिए चक को एक बड़ी सी एक्सरे मशीन में डाला जाता है। बाहर जिमी चक के बाहर आने का इंतजार कर रहा था। तभी हॉस्पिटल में जिमी के पास किम भी आ जाती है और उसी वक्त जिमी की बनाई हुई एड भी टीवी पर पब्लिश हो जाती है। किम जब जिमी की उस एड को देखती है तो उसे जिमी की एड काफी ज्यादा पसंद आती है। उसी वक्त जिमी के पास डॉक्टर आती है और कहती है कि चक का फुल बॉडी स्कैन हो गया है। ये बात सुनकर जिमी जल्दी से चक के पास जाता है, लेकिन चक तो बस दीवार को ही घूरे जा रहा था। दरअसल एक्सरे मशीन में ज्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होने की वजह से चक शॉक में चला गया था। तभी डॉक्टर जिमी से कहती है कि चक कुछ ही देर में नॉर्मल हो जाएगा, इसलिए जिमी चक के नॉर्मल होने तक उसी के पास बैठ जाता है। इसके बाद चक 20 घंटे बाद होश में आता है। चक के होश आने के बाद जिमी जल्दी से चक को पानी पिलाता है और फिर जिमी चक को वापस घर ले आता है। जैसे ही चक घर आता है, वो जिमी को अपने घर से जाने के लिए कहता है, लेकिन जिमी चक को ऐसी हालत में छोड़कर नहीं जा सकता था। इसलिए चक जिमी से कहता है कि तुम अर्नी को मेरी देखभाल के लिए भेज दो। जिमी चक की बात मान लेता है और चक के घर से चला जाता है। तभी सीन बदलता है और हम माइक को देखते हैं। माइक हेक्टर का पीछा करते हुए उसके रेगिस्तान वाले सीक्रेट अड्डे पर पहुंच जाता है। दरअसल माइक अपने साथ एक गन भी लेकर आया था, क्योंकि वो आज ही हेक्टर की कहानी खत्म कर देना चाहता था। लेकिन जब माइक हेक्टर को टारगेट बनाता है तो उसी वक्त नाचो हेक्टर के आगे आकर खड़ा हो जाता है, जिस वजह से माइक हेक्टर को शूट नहीं कर पाता। उसी वक्त माइक देखता है कि उसकी गाड़ी के हॉर्न बज रहे हैं, जिन्हें सुनकर माइक जल्दी से अपनी गाड़ी के पास चला जाता है। वहां पहुंचकर माइक देखता है कि किसी ने हॉर्न पर एक लकड़ी का टुकड़ा लगाया हुआ है। उसी वक्त माइक को अपनी गाड़ी के ऊपर एक नोट मिलता है, जिसके ऊपर लिखा था, ऐसा मत करो। उस नोट को देखकर माइक आसपास नजर घुमाता है, लेकिन उसकी गाड़ी के आसपास कोई भी नहीं था। इसके बाद हम दोबारा से जिमी को देखते हैं। जिमी ने जो अपनी एड रन की थी, उस एड से उसके नए ऑफिस में काफी सारे क्लाइंट्स आ गए थे। तभी जिमी के पास हैमलिन की कॉल आती है। हैमलिन जिमी को बताता है कि चक ने HHM में अपना रेजिग्नेशन लेटर भेजा है। हैमलिन की बात सुनकर जिमी बहुत ही ज्यादा हैरान रह जाता है और फिर जल्दी से चक के घर जाता है। वहां जाकर वो देखता है कि चक ने अपने पूरे घर को स्पेस ब्लैंकेट से कवर कर दिया है। ये देखकर जिमी चक से कहता है कि तुम ऐसे ही HHM को नहीं छोड़ सकते हो। जिमी की बात सुनकर चक जिमी से कहता है कि ये इलेक्ट्रिसिटी मेरा दिमाग खराब कर रही है। मैंने मिसा वर्दे के डॉक्यूमेंट्स में भी गलती कर दी थी, इसलिए मुझे अब रिटायर हो जाना चाहिए। चक की बात सुनकर जिमी को उस पर काफी ज्यादा तरस आ जाता है, क्योंकि चक का दिमाग खराब नहीं हुआ था,
बल्कि जिमी ने ही मिसा वर्दे के डॉक्यूमेंट्स में फेरबदल की थी। इसलिए चक को दोबारा से हौसला देने के लिए जिमी चक से कहता है कि तुमसे कोई भी गलती नहीं हुई थी, बल्कि मैंने ही मिसा वर्दे के डॉक्यूमेंट्स में बदलाव किए थे, क्योंकि मैं चाहता था कि किम को मिसा वर्दे का केस मिल जाए। इतना कहने के बाद जिमी वहां से चला जाता है। फिर जैसे ही जिमी चक के घर से जाता है, उसी वक्त चक अपना रिकॉर्डिंग डिवाइस बंद कर देता है। दरअसल जिमी ने जो कुछ भी बोला था वो सब चक ने अपने एक रिकॉर्डिंग डिवाइस में रिकॉर्ड कर लिया था, यानी ये सब चक का नाटक था। चक HHM से रिटायरमेंट भी नहीं ले रहा था और ये सब उसका जिमी को फंसाने का प्लान था, और जिमी भी बहुत ही आसानी से चक के चंगुल में फंस गया। इसी के साथ सीजन 2 का एंड हो जाता है। दोस्तों, अगर आप इसका 3rd सीजन देखना चाहते हैं तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और जितना हो सके हाइप करें। अगर यह वीडियो अच्छी चली तो ही मैं इसका 3rd सीजन लेकर आऊंगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जल्दी से 5 लाख तक पहुंचा दो, ताकि मुझे और अच्छा काम करने का जज्बा मिले। मैं मिलूंगा आपसे जल्दी ही एक और धमाकेदार वीडियो के साथ।